नेपाल की पूरी आबादी है 3 करोड़। उसकी लगभग आधी आबादी यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन और उसमें से आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जब सोशल मीडिया पर निर्भर है, सरकार ऐसे में फैसला ले लेती है कि अचानक से सोशल मीडिया को ही बैन कर देती है। अब इतना बड़ा बैन था तो उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ तो उठनी थी। सरकार उसे हल्के में ले रही थी। सरकार को लगा कि कुछ लोग आ जाएंगे सड़कों पर, प्रोटेस्ट करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट की कमान संभाले बैठे थे वो थे युवा। और युवा कौन? जेन जी, जिन्हें कहा जाता है कि आज की जनरेशन के युवा। अब 18 से 28 साल के बीच वाले जो युवा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं ये सड़कों पर आ गए। पहले तो 5,000, 6,000, 7,000 की तादाद में आए, लेकिन धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती गई और अब जाकर 1 लाख से ज्यादा छात्र जो है सड़क पे हैं। पीएमओ हाउस घेर लिया है, प्रेसिडेंट हाउस घेर लिया है, संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया है। अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार कह रही है कि जो सोशल मीडिया को बैन करने का जो फैसला लिया था उसे हम वापस लेते और सोशल मीडिया वापस से शुरू करते। लेकिन जो वहां के युवक हैं उनका कहना है कि सिर्फ बात सोशल मीडिया की नहीं थी, बात है करप्शन की। नेपाल में करप्शन इस कदर तक फैल चुका है कि वहां के युवाओं को रोजगार नहीं है। नेपोटिज्म इतना ज्यादा है कि वहां के जो लोग हैं, राज परिवार है और जो पहले से लोग सत्ता में काबिज हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज में उन्हीं के बच्चे। तो सीधा सीधा वहां के जो जेन जी जनरेशन के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, मामला है यहाँ करप्शन का। और ये युवा जो आए हैं वो नेपाल में बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ओली साहब, वो इस्तीफा दे। और वहीं ओली साहब प्लान बना चुके हैं दुबई भागने का। उन्होंने बाकायदा अपने हेल्थ को कंसर्न बताकर दुबई भागने की फिराक में। वहीं उनके जो 4 से ज़्यादा मंत्री हैं, जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं, चारों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उनके जो टॉप के लीडर है, शेर बहादुर देबवा, रमेश लेखिका, पुष्पा दाहाल, इन सब का घर जला दिया है। जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने इनका घर जला दिया है और उसकी वीडियो भी आ रही है सामने। आप देख सकते हैं तीनों घर कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं वहां की सरकार ने 4 सितंबर को ये पूरा फैसला लिया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहाँ है? अचानक से ये जो भीड़ थी वो उग्र कैसे हो गई, कैसे सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा जन आक्रोश देखने मिल गया। देखिए इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो जेनजी कर रहे हैं, यानी युवा वर्ग। 18 से 28 साल के बीच के जो युवा वर्ग के जो लड़के लड़कियां हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन के एरिया में घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से संसद भवन पर कब्जा कर लिया है। अब प्रदर्शनकारी को खदेड़ने के लिए आर्मी बुला ली गई। आर्मी ने बाकायदा फायरिंग की और कुछ जो बच्चे थे उसमें उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। नेपाल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जो पहला जगह है पोखरा, भरतपुर, काठमांडू और इटहरी, बीटानगर, तो इन सब जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब पहले तो एक सोशल मीडिया की एक गाइडलाइंस निकाली जाती है सरकार के तरफ से कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, 28 अगस्त को सरकार, नेपाल सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 7 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन आवेदन चालू करने के लिए कहती है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और सरकार ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रेशन के बिना आप ये प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी वजह से फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक अपने सोशल मीडिया को नेपाल में रन करना पड़ेगा। अब 2 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने दी गई समय सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद 4 सितंबर को सरकार बिना देरी किए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसमें से 22 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और बाकायदा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन सबको बैन कर दिया जाता है, बंद हो जाते हैं। अचानक से जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होता है तो कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कुछ जो युवा हैं सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन वो 2 नारों के साथ आते हैं। पहला तो नारा था कि करप्शन मुक्त नेपाल, और दूसरा था कि सोशल मीडिया बैन से इनकी आज़ादी को एक तरह से छीना जा रहा है और इनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे दबाया जा रहा है, क्योंकि आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रखता है, अपने टैलेंट को वहीं जाहिर कर रहा है और उसको कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं। अब उसमें रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या थी? क्यों जो बाकी कंपनी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? तो उसके मुख्य कारण थे क्योंकि कंपनियों को कहा गया था कि हर कंपनी को नेपाल के लोकल ऑफिस रखना पड़ेगा,
जैसे ट्विटर का, फेसबुक का, सबको अपना एक ऑफिस रखना पड़ेगा। गलत कंटेंट हटाने के लिए अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कि आप एक अपॉइंटमेंट रखो, हमारी सरकार बताएगी कि ये गलत कंटेंट है, इसे हटाओ। और सभी को कानूनी नोटिस का जवाब देना ज़रूरी हो गया था। फिर जब सरकार के साथ यूज़र डेटा शेयर करने का नियम मानना ज़रूरी है, वो भी ये भी कह रहे थे। छोटे यूज़र बेस के लिए कंपनियों को ये सब खर्चीला लगा। बिल्कुल सही बात है, उनके लिए 3 करोड़ पॉपुलेशन क्या है उनके हिसाब से, जिसमें से 1.5 करोड़ पॉपुलेशन ही सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब उतने के लिए वो इतना अपना ऑफिस ओपन करें, उसके लिए अपने लोग लगाए काम के लिए, तो शायद वो वाजिब नहीं समझा कंपनियों ने, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब बाकी जो थे, तो इसलिए उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी। अब सोशल मीडिया बैन वजह था, लेकिन असली वजह था सरकार में करप्शन, क्योंकि धीरे धीरे तो लोगों में गुस्सा था और वो गुस्सा अचानक से जब ये सब चीज़ हो गया, सरकार ने जब ऐसा फरमान सुना दिया, सीधा बैन कर दिया, तो लोग सड़कों पर आ गए। बोले ये कैसी सरकार है भाई, ये तो डिक्टेटरशिप चल रहा है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। लोग सड़कों पर आ गए और आपने देखा होगा आज के विजुअल्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर लोग हैं। और कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है इनकी बात। वो कह रहे हैं कि इंटरिम सरकार आए और नई सरकार का गठन हो, वापस से इलेक्शन हो। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ओली इस्तीफा दे। वैसे भी उनके 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी 22 से ज़्यादा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये अपने आप में बड़ा नंबर है। और कहीं ना कहीं पहला जो सपोर्ट था वो सपोर्ट मिला था काठमांडू के मेयर बलेन शाह से। लेकिन देखिए, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस भीड़ का, कह सकते हैं इस प्रोटेस्ट में कोई लीडर नहीं है। इस प्रोटेस्ट का मतलब जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो खुद ही लीडर हैं, मतलब इसमें कोई चेहरा नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और साफ साफ मना कर दिया था युवाओं ने कि यहाँ कोई नेतागिरी करने मत आ जाना, कोई नेता बनने मत आ जाना, हम किसी को नेता यहाँ नहीं बनने देंगे। ये युवाओं का प्रोटेस्ट है और इसमें युवा बनकर लाइन में खड़े रह के अगर आपको सहभागी बनना होगा तो आप बन सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप आकर यहाँ नेतागिरी नहीं कर सकते, जो कि इस प्रोटेस्ट की सबसे खास बात थी कि कोई लीडर ही नहीं है इस प्रोटेस्ट का। वैसे तमाम लीडर इसे सपोर्ट कर रहे हैं जो विपक्ष में हैं और बाकी जो दूसरे पार्टीज़ के हैं, लेकिन कोई भी साफ तौर पर सड़क पर नहीं आ रहा है, आगे फ्रंट में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो मेयर थे जो सबसे पहले काठमांडू के जिन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने भी कहा था कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं आऊँगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट युवाओं का है और मेरी उम्र 28 साल से ज़्यादा है, तो मैं जेन ज़ी जनरेशन में नहीं आता, लेकिन मैं उनकी बात को समझता हूँ, इसलिए मैं उनको पूरी तरह से अपना सपोर्ट देता हूँ। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से जेन ज़ी जनरेशन, एक तरह से जो जेन ज़ी है उनको लोग सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं कि अपना मन मर्जी का करते हैं, लेकिन जेन ज़ी ने अपनी ताकत दिखा दी। ये युवा दबने वाला नहीं है। ये युवा को जब लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो बिना किसी के बोले वो आगे आएगा और वो सब चीज़ में भाग लेगा। प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, देश में कुछ गलत हो रहा है, और वही बात है, जागने की बात है, जब जागो तब सवेरा। और नेपाल के स्टूडेंट्स को लगा, बच्चों को लगा कि अभी सही टाइम है। पता चला तानाशाही गवर्नमेंट कल कुछ और फरमान सुना दे, तो इससे अच्छा है हम पहले ही आवाज़ उठाए। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। अब हालात तो हाथ से निकल गया है, सेना संभाल नहीं पा रही, बाकी ओली भागने का प्लान कर रहे हैं दुबई। अब ऐसे में देखना होगा कि कल तक मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। अगर ऐसे में नहीं होता तो सरकार के लिए ये वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे छात्र जब सड़क पर आ गए और जब छात्र जब सड़क पर आए तब तक एक चीज़ हुई है, वो है सत्ता परिवर्तन। अब इसमें ऐसा देखना होगा कि क्या यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है या मामला शांत हो जाएगा और सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे। तो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि नेपाल की हालत कैसी रहती है और नेपाल में क्या कुछ होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा क्राइम तक के साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।